Let us look at arrays in C. This is going to be very interesting topic in C. So let us quickly look at what arrays are in C. But first of all, we need to understand, we'll look at the definition also, but we need to understand why we actually need arrays. So on this slide, you can see we have a description, you can say, or we have tried to describe what arrays are. तो कुछ नहीं है, array क्या है? आपको मैं कहूँ एक वेरिएबल बनाओ, तो आप क्या करते हो? आप इंट वेरिएबल का नाम इक्वल टू सम वैल्यू लिखते हो, ठीक है। मगर एरे क्या होता है? अगर आप इस स्लाइड की लास्ट लाइन को देखें, on the at the last line shown here in the slide, we have a statement like int marks of 5 is equal to 78,56 and other values. तो ये जो आखिरी लाइन है ना, इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, उसमें जो मार्क्स है, MARKS मार्क्स ऑफ 5, इसको एरे कहते हैं। अभी और डिटेल में इसको समझेंगे। ये एक यूजर डिफाइंड होमोजीनियस डेटा टाइप कहलाता है। देखो, दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, वन इज होमोजीनियस, द अदर इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क ये होता है, जब आइटम्स, सारे आइटम्स, मतलब आपके पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स हो, सब आइटम्स एक ही टाइप के हों, मींस all are integers. तो आप कह सकते हो all items are integers, so I can say that in the group I have only integers, means it is homogeneous in nature. My group is homogeneous. उसमें कोई भी float या char नहीं है, सब एक समान डेटा टाइप वाली चीजें अगर हैं तो उसे homogeneous बोला जाता है, homogeneity बोला जाता है। और heterogeneous क्या होता है? जब अलग अलग डेटा टाइप्स की चीजों को एक साथ लाया जाए तो जो डेटा टाइप तैयार होगा, जैसे स्ट्रक्चर्स आप आगे पढ़ोगे। स्टूडेंट स्ट्रक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि स्टूडेंट का नाम करेक्टर टाइप होगा, स्टूडेंट्स एज विल मे बी ऑफ इंटीजर टाइप, स्टूडेंट्स परसेंटेज विल बी ऑफ फ्लोटिंग टाइप। तो एक स्टूडेंट नाम की जो एंटिटी आपको आगे पढ़ाई जाएगी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उसके अंदर डिसिमिलर आइटम्स होंगे, उनके डेटा टाइप्स डिसिमिलर होंगे। नाम करेक्टर टाइप होता है, एज इंटीजर टाइप होती है, तो डिसिमिलरिटी आ जाएगी। मगर अगर हम डिसिमिलरिटी की बात ना करें, हम अपने सारे आइटम्स को सेम टाइप का मान लें, तो उसे कहते हैं होमोजेनिटी, ठीक है। तो एरे क्या होता है? एरे इज अ यूजर डिफाइंड होमोजीनियस डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एरे आखिरी लाइन पे जो लिखा हुआ है, आप देखिए, मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 5, ऐसा आप अपने कोड में लिखेंगे तो कौन लिखेगा? आप लिखेंगे। और आप कौन है? यूजर। तो MARKS स्पेलिंग रखनी है या MARK रखनी है, स्पेलिंग भी आप डिसाइड करते हो। इंट रखना है या फ्लोट रखना है, वो भी आप डिसाइड करते हो। तो एक्चुअली एरे को आप बनाते हो, इसलिए वो यूजर डिफाइंड कहलाता है। फिर उसके अंदर सारी वैल्यूज एक ही टाइप की होती हैं। देखो, इंट बनाया तो करली ब्रैकेट में लास्ट लाइन पे जो चीजें लिखी हैं वो सब एक समान है, एक ही टाइप की हैं। 78, 56, 65 all are integer values. I cannot store a floating type value in this array because this is integer array. तो integer array जो हम बनाएंगे उसमें integers रखेंगे, float array जब बनाएंगे तो उसमें float values रखेंगे, mixture नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको homogeneous कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा सा और आगे इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। दी होल एरे bears a single name, ये सारी बातें भी आपको और अच्छे से समझाऊंगा। इसको क्या कहना चाह रहा है कि एरे जो यहाँ पे आप देखिए void main के अंदर पहली लाइन int depth और जो 10 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि मैं डेट्स नाम का एक एरे बना रहा हूँ और इस डेट्स नाम के एरे के अंदर में क्या है? 10 कमरे होंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10 लिखने का क्या मतलब है कि एरे एक तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, और इस कलेक्शन में कितने आइटम्स मैंने रखने चाहे हैं? 10 आइटम्स, ठीक है। मगर मेरे जो 10 कमरे होंगे, उन 10 के 10 कमरों का नाम तो यही होगा जिसकी स्पेलिंग आपके सामने है यहाँ पे। आपको पहले कमरे को रेफर करना है तो आप डेट्स ऑफ 0 बोलेंगे, फिर डेट्स ऑफ 1 बोलेंगे। इस तरीके से आप अपने एरे को रेफर करेंगे, आगे और क्लैरिटी भी मिलेगी। मगर सवाल ये है कि ये एरे टॉपिक हम पढ़ें क्यों? व्हाई वी नीड एरेज? एरे की जरूरत क्या है? तो चलिए देखते हैं फटाफट एरे क्यों पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपको एक काम दिया जाए, मैं आपको कहूं कि आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और आपको 60 स्टूडेंट के रोल नंबर्स अपने प्रोग्राम में सेव करके रखने हैं। So option number one, we can have two options. First is the one that I have shown here. You can create 60 variables, roll number 1, roll number 2, roll number 3, and so on. So this option number 1, in which I have shown you how you can create 60 different variables, can be quite cumbersome. Why cumbersome? 60 हैं, मान लो पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात होती
तो फिर तो हजारों में होते। तो क्या कॉमा लगा लगा किस तरीके से वेरिएबल्स बनाते जाएंगे, और फिर प्रिंट एफ करना होगा, स्कैन एफ करना होगा, तो देखिए कितनी प्रॉब्लम होगी। स्कैन एफ के अंदर में कितना लंबा स्कैन एफ लिखना पड़ेगा ना, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी 60 टाइम्स लगाना, 4 बार करोगे, चारों बार गिनती भी गलत गिन सकते हो। तो ये तो कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं नजर आता। 60 बच्चों के रोल नंबर रखने हो तो हम इस वाले ऑप्शन को नहीं चुनेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा ही कठिन है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर टू हमें कहता है कि हमें एरे की इंपॉर्टेंस समझाता है। एरे जैसा टॉपिक अगर हमको आता हो तो हम मेन के अंदर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इंट ROLLNO स्क्वायर ब्रैकेट्स 60। इसका क्या मतलब है, जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, कंपाइलर को ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं एक एरे बनाना चाहता हूं जिसका डेटा टाइप इंट रखना चाहता हूं, और उसके अंदर मैं 60 डिफरेंट कमरे चाहता हूं, ताकि मैं 60 डिफरेंट स्टूडेंट के रोल नंबर्स उसमें रख सकूं। तो ये जो लाइन आपके पास यहाँ लिखी हुई है, ये एक सिंगल लाइन आपके लिए 60 कमरे बना देगी, और हर एक कमरे में आप अलग अलग बच्चों के रोल नंबर्स को सेव कर पाएंगे। तो देखिए कितना आसान हो गया काम, एक लाइन लिखी और काम हो गया। वहां पे कॉमा लगा के 60 टाइम्स लिखना पड़ता, यहाँ पे 60 की जगह 600 हो तो यू नीड टू ऐड 1 जीरो ओनली। स्क्वायर ब्रैकेट में 600 लिख दीजिए, 600 कमरे बन जाएंगे। ठीक है। सो मेरे ख्याल से जो हमने पीछे देखा था ये वाला काम, उससे बेटर काम ये है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी नीड, यही हमें चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। तो फटाफट एरे के एडवांटेज देखते हैं, फिर इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे कि प्रैक्टिकली हाउ वी कैन राइट स्टेटमेंट्स एंड हाउ वी कैन क्रिएट एरेज एंड यूज देम। सो फर्स्ट एडवांटेज इज, इन एन एरे वी कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ सेम टाइम टुगेदर। एक एरे को बनाकर हम उसके अंदर मल्टीपल आइटम 60 बच्चों के रोल नंबर एक साथ रख सकते हैं, और सबके सब कैसे होंगे, सेम टाइप के होंगे। जब मैं सेम टाइप की बात करता हूं तो मेरा मतलब है या तो सारी चीजें इंट्स होंगी, इंटीजर्स होंगी, या सारी चीजें फ्लोट होंगी, या सारी चीजें करेक्टर होंगी। सो मिक्सचर नहीं होगा। ठीक है। Second advantage is all elements in an array have same name. This is a very beautiful advantage. Means while referring to all 60 rooms, we will refer them with one name only. आपने पिछली स्लाइड में देखा था जहां पे एरे बनाया ये रोल नंबर वाला, तो आपको पहले बच्चे का रोल नंबर एक्सेस करना है तो आप क्या लिखेंगे, ROLLNO स्क्वायर ब्रैकेट 0। अभी बताता हूँ 0 क्यों लिखते हैं। अगले बच्चे के लिए रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, फिर अगले स्टूडेंट के लिए रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2, फिर अगले के लिए रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3। तो 0 1 2 3 करके 59 तक आप जाएंगे। अभी सवाल ये आया कि मैंने कहा 0 से शुरू करेंगे, तो ये एक खास बात है, एरे का इंडेक्स 0 से ही शुरू होता है। आप 60 कमरों का एरे बनाते हो तो पहला कमरा रोल नंबर ऑफ 0 कहलाता है, और आखिरी रूम रोल नंबर ऑफ 59 कहलाता है। मैं 10 कमरों का एरे बनाऊंगा, मेरे एरे का नाम ARR होगा, तो पहला कमरा होगा ARR ऑफ 0, और आखिरी रूम क्या होगा, ARR ऑफ 9। तो 10 तक नहीं जाएगा क्योंकि वो 0 से शुरू करता है। ठीक है। All elements in an array have same name. We do not need to remember different names. This is another advantage that we were discussing. थर्ड एडवांटेज, ऑल एलिमेंट्स कैन बी इजीली एक्सेस वाया एरे इंडेक्स। अब ये एरे इंडेक्स क्या चीज है मैंने बताया। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा थर्ड रोल नंबर, जो थर्ड स्टूडेंट है उसका रोल नंबर प्रिंट कर दो, तो थर्ड स्टूडेंट का इंडेक्स क्या होगा, पहला इंडेक्स 0 से शुरू हुआ है तो थर्ड का क्या होगा, 2 होगा। थर्ड का 3 नहीं होगा। ठीक, 0 1 एंड 2, तो तीसरा आइटम कौन सा हुआ, 2 वाला। तो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एरे इंडेक्स से रेफर किया जाता है। इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, जितने कमरे आपने बोले हैं उससे एक कम तक जाती है। अभी प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे इस चीज को। फोर्थ पॉइंट, एरे में किसी चीज को ढूंढना आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि एरे का सारा सामान साथ साथ पड़ा होता है। आप देखिए, आप डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते हैं, मान लो you create 60 different variables, so don't you think your 60 different variables will be stored at 60 different locations in RAM? मेन मेमोरी में वो 60 एलिमेंट अलग अलग ठिकानों पे रखे होंगे। ठीक है, उसमें से कोई एक चीज ढूंढने के लिए आपको 60 अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा। मगर एरे में
आपके सारे आइटम्स एक कमरे के साथ बगल वाला कमरा के साथ बगल वाला कमरा साथ 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 दे आर स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो सर्चिंग किसी एलिमेंट की आसान हो जाती है एक एरे के केस में, और एरे नहीं लोगे तो फिर 60 डिफरेंट लोकेशंस यू विल हैव टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर आइटम। इट अलाउज अस टू स्टोर नोन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, मतलब एरे में कितना सामान रखना है ये आप पहले से तय कर सकते हैं। आपको 60 बच्चों के रोल नंबर रखने हैं या 10 के रखने हैं, यू कैन डिसाइड एंड देन यू कैन ask the compiler to reserve that much memory for you. It allocates memory in contiguous memory locations. देखो दो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, एक होता है continuous और एक होता है contiguous। ये स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, ये राइट वर्ड है। contiguous जो होता है वो continuous से अलग है। continuous वर्ड टाइम कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, समय के संदर्भ में। contiguous टाइम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पोजीशनिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मुझे किसी किताब के चैप्टर्स की बात करनी हो, एक किताब के अंदर मान लो 20 चैप्टर्स हैं, वन बुक हैज 20 चैप्टर्स, सो द चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 आर कंटिग्यूअसली पोजीशनड इन अ बुक। मतलब पोजीशन वर्ड आया, ठीक है। और कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूअस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आता है। कंटिन्यूटी क्या कहती है कि 8 बजे कुछ हो रहा था, फिर 8:01 पे हो रहा था, फिर 8:02 पे हो रहा था। तो चैप्टर्स बुक के जो हैं वो कंटिन्यूटी में तो नहीं लिखे गए होंगे। हो सकता है चैप्टर नंबर 13 मई के महीने में लिखा जाए, फिर जून के महीने में हम कुछ ना करें, है ना। हो सकता है सीधे अक्टूबर में जाके अगला चैप्टर लिखे। तो टाइम कंटिन्यूटी वाला वर्ड नहीं यूज हो सकता। किताब में जो चैप्टर्स लगते हैं या एक लाइन में जो खड़े हुए लोग होते हैं, उनके लिए कंटिन्यूअस वर्ड नहीं होता है, कंटिगुअस अरेंजमेंट कहलाता है। तो एरे में जो सामान है वो एक कमरे के साथ दूसरा कमरा, एडजॉइनिंग रूम्स में आपका सामान रखा जाता है, एडजेसेंट रूम्स में रखा जाता है, इसलिए वर्ड यूज होता है कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। तो इसकी ब्यूटी क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? आपको मैं अगर सबसे पहले कमरे का एड्रेस बता दूं तो अगले 60 बच्चों के लिए आपको 60 एड्रेस बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आपकी क्लास के स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर एरे नहीं होता तो मैं आपको एक एड्रेस बताता, वहां आप पहुंचते, वहां पे आपको एक स्टूडेंट मिल जाता, मगर अगले स्टूडेंट के घर पहुंचने के लिए मुझे आपको उसका पता फिर से बताना होता, और 60 स्टूडेंट्स के लिए मुझे आपको 60 डिफरेंट एड्रेसेस बताने पड़ते, जो कि एरे के केस में आप आगे देखोगे प्रोग्रामिंग में ऐसी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सेवेंथ एडवांटेज कहता है आइट्रेटिंग द एरे यूजिंग देयर इंडेक्स इज फास्टर एज कंपेयर टू एनी अदर मेथड, ठीक है। तो लाइक लिंक लिस्ट क्या है, एक ट्रेन की तरह होती है। आप ट्रेन में अपने कोचेस देखे होंगे, एक कोच का लिंक दूसरे कोच से होता है, फिर दूसरे का तीसरे कोच से एक लिंकेज होता है, और आप डिब्बे में सबसे पहले डिब्बे के अंदर चले जाएं तो अंदर 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 चलते हुए आप सारे कोचेस को विजिट कर सकते हैं। तो इसी को आइट्रेशन कहते हैं। पहले कमरे से आखिरी कमरे तक टहलते हुए जाना इज व्हाट इज नोन एज आइट्रेशन। मतलब सारे रूम्स में होते हुए जाएंगे और कुछ प्रोसेसिंग लॉजिक अप्लाई करते रहेंगे। तो आइट्रेटिंग एरे में इंडेक्स होने की वजह से, इंडेक्सेस से की जाती है, लूप्स लग जाते हैं, आप देखोगे आगे, तो फास्ट होती है एज कंपेयर टू एनी अदर मेथड। 8th पॉइंट, इट अलाउज अस टू स्टोर एलिमेंट्स इन एनी डायमेंशनल एरे। मतलब ये एक और चीज आपको लास्ट में पढ़ाई जाएगी कि एरे जो होता है वो सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल दोनों हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे में फर्क क्या है, मैं आपको कहूं कि एक सिंगल कॉलम में बच्चे खड़े हुए हैं, तो एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा के पीछे तीसरा स्टूडेंट, ऐसे करके 60 स्टूडेंट्स एक कॉलम में खड़े हैं, ये कहलाएगा वन डायमेंशनल, ठीक है। मगर ऐसे में 5 कॉलम बना दूं तो क्या हो गया, अब मल्टी डायमेंशनल हो गया। अब इसमें कॉलम भी होंगे, मल्टीपल रोज भी होंगी, ठीक है। 5 रो 5 कॉलम, 5 रो 10 कॉलम, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा कुछ मैथमेटिक्स में भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपने आगे पढ़ना है, तो वहाँ और क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एरे के। अब एडवांटेज होते हैं तो फिर डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके सिर्फ एडवांटेजेस हों, डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस ना हो। सो नाउ लेट अस क्विकली लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एरेज। Disadvantage number 1,
It allows us to enter only fixed number of elements into it. We cannot alter the size of array once array is declared. ये क्या समस्या है यहाँ समझाते हैं आपको. देखिए, in this example I have tried to create one array that is of type integer with 5 rooms. मैंने कितने कमरे बोल दिए? 5 कमरे बोल दिए. तो जब इस कोड को मैं रन करूंगा तो मेरे array में the bullet number 1 it reads It allows us to enter only fixed number of elements into it. ये क्या कहती है बुलेट? ये कहती है कि मान लीजिए आप कोई एक void main में array बनाना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? int arr square brackets 5. तो इसका बेटा मतलब क्या होता है कि आप एक इंटीजर एरे बनाना चाहते हैं और उसमें आप कितने कमरे लेना चाहते हैं, मतलब आप कितनी आइटम्स रखना चाहेंगे. तो हमने बोला 5. अब समस्या ये है कि आपने जैसे ही यहाँ पे 5 लिख दिया और कोड को रन कर दिया तो ये 5 कमरे आपके लिए बना देगा, मगर अगर आपके पास और आइटम्स आते हैं, अगर आप इफ यू फील लाइक स्टोरिंग मोर नंबर ऑफ आइटम्स, तो यू कैनॉट चेंज द साइज नाउ. आप इसका साइज नहीं बदल सकते. तो एरे का साइज एक बार बता दिया जाए वो स्टैटिक होता है और वो चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, 5 फिक्स कर दिया, 5 ही रहेगा. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रोग्राम को रोक दूंगा, यहाँ पे जाके डिलीट करके 5 को 6 लिख दूंगा या मैं 50 लिख दूंगा तो चल तो तब भी जाएगा, फिर 50 कमरे हो जाएंगे. मगर बेटा बताइए, सोर्स कोड तो आपके पास है ना, आप प्रोग्रामर हैं. मगर जब आप एक बार सॉफ्टवेयर बना लेंगे और सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को देते हैं तो उसको सोर्स कोड थोड़ा देते हैं. वो ARR ऑफ 5 को मिटा के ARR ऑफ 6 नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो फिर बात समझ में आई कि 5 बोल दिया तो 5 फिक्स हो जाएगा, आप इस 5 को बदल नहीं पाएंगे. ठीक है, क्यों नहीं बदल पाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि आपका यूजर जिसको ये सॉफ्टवेयर आप बेचेंगे उसको तो आप एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे ना कि सोर्स कोड. तो वो 5 को 50 नहीं बना सकता. 5 मींस 5, वो फिक्स हो गया. तो ये एरे की लिमिटेशन है, क्योंकि रन टाइम पे यू मे एक्सपेक्ट मोर नंबर ऑफ आइटम्स टू कम. तो कई बार मेमोरी कम पड़ सकती है और कई बार क्या हो सकता है, आपने एरे बनाया 50 कमरों का और फिर पता चल रहा है जी सामान तो 5 ही है. तो आइटम 5 आ रहे हैं और कमरे रिजर्व कर रखे हैं 50, तो 45 कमरे वेस्ट जाएंगे ना. तो वो वेस्ट जाएंगे ही, आप उनको घटा भी नहीं सकते. ना तो आप इसे बढ़ा सकते हैं ना ही आप इसे घटा सकते हैं, क्योंकि बढ़ाना और घटाना सोर्स कोड के मिलने पे होता है और क्लाइंट के पास सोर्स कोड नहीं होगा. ठीक है, एक तो ये समस्या. और समझाने की कोशिश करते हैं आपको. देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, void main लिया और उसमें एक वेरिएबल बनाया size साइज, और एरे के अंदर साइज लिखा ही नहीं. हमने क्या किया, ARR के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में देखो 5 6 7 नहीं लिखा, मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया साइज. और नीचे में क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यूजर को बोलूंगा भाई स्पेसिफाई दी साइज. मान लो यूजर बोलेगा 10, तो मेरा एरे बन जाना चाहिए 10 साइज का, है ना. मगर देखो बगल में लिखा आ रहा है एरर. ऐसा नहीं चलेगा. अब ये क्यों नहीं चलेगा? कैन एनीवन टेल? सर साइज तो पहले ही हमने दे दिया है ना बार में. हमने साइज बगल में एक वेरिएबल लिया बेटा, और एरे को कितना बड़ा बनाना है, जितनी साइज में वैल्यू है. और साइज की वैल्यू हम रन टाइम पे एंटर करेंगे. मान लीजिए रन टाइम पे मैं 10 डालता हूं तो ARR ऑफ में कितने कमरे आने चाहिए? 10 आ जाने चाहिए. तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये पूछ रहा हूं मैं आपसे. सर अरे में रूम तभी बनेंगे जब साइज की वैल्यू आएगी. जी बिल्कुल. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एरे के कमरे कब रिजर्व होते हैं और साइज में वैल्यू कब डाली जाती है. देखो size नाम के वेरिएबल में वैल्यू आप कब डालोगे, जब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. मतलब कौन सा फेज होगा? एग्जीक्यूशन फेज. याद करो प्रोग्रामिंग में आपको बताया था कि सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ फेजेस. फर्स्ट फेज इज प्री प्रोसेसर फेज, second is compilation phase, then comes linking loading phase, and the last phase is execution phase. तो साइज की जो वैल्यू है वो तो आप रन टाइम पे डालते हो, मगर एरे में कितने कमरे फिक्स करने हैं ये कंपाइल टाइम पे तय किया जाता है. रन टाइम तक का वेट नहीं किया जाता. इसे कहते हैं स्टैटिक एलोकेशन. आई रिपीट, एरे का साइज, द साइज ऑफ एरे has to be specified during compilation, means during compilation phase, and you cannot defer this till runtime. रन टाइम तक इसे आप डेफर नहीं कर सकते. आपको एरे का साइज स्टैटिकली
कंपाइल टाइम पे बताना होता है। तो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, एरर इसलिए आएगा। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे मैंने साइज बताया, मान लीजिए अब कंपाइल टाइम पे ही बताना है तो मैं इस ARR की जगह SIZD तो नहीं लिख सकता, मैं यहाँ कोई स्टैटिक वैल्यू लिख दूंगा। मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, तो फिर क्या होगा, जो पिछली स्लाइड पे बताया था साइज एक बार बता दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगा। और फिर आपके पास ज़्यादा आइटम्स आएंगे तो आप एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो कोई स्टूडेंट क्या कहेगा, सर पहले से ही 50 लेके चलते ना, मेमोरी की तो कोई कमी नहीं है ना। मगर बेटा अब आने तो 5 ही थे, तो 45 कमरे वेस्ट होंगे। और मान लो 50 लेके चले और फिर 51 आ गए, तो क्या करोगे? तो आप कहोगे सर फिर 100 लेके चलते हैं। तो ऐसे थोड़ा ना काम अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि कितना डाटा आएगा। हम ये साइज की स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं यहाँ पे, पार्डन मी फॉर दिस, ये साइज स्पेलिंग इज रॉन्ग, टाइपिंग एरर है। एनीवे, तो होप द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज क्लियर टू ऑल। फायदा तो है कि आप सारे एलिमेंट्स अलग अलग नाम से 60 रोल नंबर नहीं बनाऊंगा, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसा नहीं करूंगा। मैं रोल नंबर ऑफ 60 बनाऊंगा, ये बेनिफिट तो है। मगर बेनिफिट के साथ में ड्रॉबैक भी है कि 60 बोला तो 60 फिक्स हो जाएगा। ठीक है, दो देयर आर वेज आउट, मेलॉक कैलॉक जैसी चीजें आगे आपको पढ़ाऊंगा जिससे डायनेमिक एरे आप बना सकते हैं। वो अभी नहीं जानते तो लेट अस नॉट डिस्कस देम हियर, वो आगे आने वाले सेशन में आपको बताएंगे। नाउ लेट अस क्विकली लुक एट द disadvantage number 2. Inserting and deleting the records from the array would be costly since we add delete elements from the array. We need to manage memory space too. अब देखो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि एक एरे है, मान लीजिए आपको 50 कमरे मिले, उन 50 कमरों में आपने एक एक करके सारा सामान भर दिया, 50 रूम्स फुल हो गए। फिर क्या हुआ कि जो 50 रूम्स आपने भरे थे उसमें से रूम नंबर 31 खाली हो गया, फिर रूम नंबर 29 खाली हो गया, फिर रूम नंबर 35 खाली हो गया। रैंडमली कुछ भी खाली हो सकता है ना, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड तो किसी का भी हो सकता है। हमने क्लास में 60 स्टूडेंट्स एडमिट किए हैं, मान लीजिए कोई रोल नंबर 25, रोल नंबर 36, कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है मुझे नहीं पढ़ना, मुझे छोड़ना है कोर्स, तो वैकेंसी क्रिएट होगी। कॉलेज में ये वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं क्रिएट होती है, मगर लेट अस टॉक अबाउट रेलवे रिजर्वेशंस। आपने एक एरे बुक किया, ट्रेन में जितनी बर्थ थी उतना बड़ा एरे बुक कर दिया, सीट्स बुक कर दी। अब कोई कोच की कोई एक पर्टिकुलर सीट विड्रॉल भी तो हो सकता है ना, रिजर्वेशन का कैंसलेशन हो सकता है। तो कैंसलेशन होने से क्या होगा, वहां पे वॉइड क्रिएट होगा, मतलब एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब एम्प्टी स्पेस डिलीशन की वजह से जो क्रिएट हुई, इसको कहते हैं फ्रेगमेंट्स बन जाना, मेमोरी का फ्रेगमेंटेड हो जाना। फ्रेगमेंटेड मेमोरी में क्या होगा, आपके पास खाली जगह है, जब नया आइटम आएगा तो उस नए आइटम को कहाँ रखूं, खाली जगह को टहल टहल के ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसका एड्रेस कौन याद रखेगा, है ना। एड्रेस कौन सा वाला डिलीट हुआ था आइटम, इसको आप कहेंगे कि मैं सर याद रख लूंगा, मैं तो यू आर नॉट चित्ती दी रोबोट, क्या आप याद रख लेंगे? 50 कमरों को तो याद रख लोगे, 5 करोड़ कमरे होंगे तो कैसे याद रखोगे? कौन कौन सा डिलीट हो गया नहीं याद रख सकते, है ना। तो फिर एरे में ये प्रॉब्लम आएगी। एरे में इंसर्शन डिलीशंस अगर बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर आप एरे को यूज नहीं करोगे। फिर देयर आर बेटर डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल जो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरे पेपर के रूप में हम पढ़ाएंगे। तो एरे में प्रॉब्लम है, फायदे भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है, सेकंड प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट करती है। मेमोरी मैनेजमेंट आपके लिए टफ हो जाता है जब इंसर्शन डिलीशन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, एरे इंडेक्सेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ में। मैंने एरे में कमरे तो बुक किए 50 और सामान रख दिया 51, तो कंपाइलर कुछ नहीं बोलने वाला आपको। अगर आप एक एरे बनाते हो उसमें 5 कमरे लेना और आइटम रख देना 6, 6 क्या 10 रख देना, तो एरे कभी ये नहीं बोलेगा, कंपाइलर कभी ये नहीं बोलेगा कि सर आपने कमरे कम बुक किए, सामान ज्यादा ले आए हो। वो चुपचाप आपके सामान को रखवा लेगा। अब होगा क्या, आपके पहले 5 आइटम को तो वो आपके रिजर्व कमरों में रखेगा, और अगले जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं उनको ऐसी जगह पे मेमोरी में रख देगा जो आपके लिए रिजर्व नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जो कमरे आपके लिए रिजर्व नहीं है, अगर उन कमरों में आप सामान रख के आते हैं तो अगली बार एक्सेस करते वक्त आपको वो सामान मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये बिल्कुल वैसी सी बात है कि आपने होटल में कमरे बुक किए, यू बुक 5 रूम्स बट यू आर ट्राइंग टू प्लेस योर एक्स्ट्रा लगेज इन अ रूम विच इज नॉट रिजर्व फॉर यू। तो व्हाट विल हैपन, यू मे गेट द लगेज द नेक्स्ट डे और यू मे नॉट गेट। तो वो
अब नॉट गेट वाली बात क्यों आती है? क्योंकि रैम सी प्रोग्रामिंग के लिए कोई अलग से तो नहीं लगी ना, सेम मेमोरी लगी हुई है, उसको दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं। अब किसी और सॉफ्टवेयर ने जो कमरे में आपने सामान रखा और वो कमरे आपके लिए बुक नहीं थे, अगर वो उन कमरों को किसी और सॉफ्टवेयर ने यूज कर लिया तो आप उसको रोक थोड़ा ना पाओगे। अगर यूज किया तो आपका डाटा गया, तो आप डाटा को इतना इस तरीके से वल्नरेबल स्टेट में तो नहीं चला पाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि देखो, मैंने कमरे तो बनाए 5 और मैं क्या कह रहा हूँ, फिफ्थ एलिमेंट को जरा प्रिंट करो। तो भाई मुझे बताओ, एरे का इंडेक्स मैंने क्या कहा था, किससे शुरू होता है? 0 से। ARR ऑफ 5 बनाओगे तो जो कमरे बनेंगे ना, वो क्या क्या कमरे होंगे? ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, 3 एंड 4। ARR ऑफ 5 नाम का कोई कमरा नहीं होगा, क्योंकि गिनती इसकी 0 से शुरू होने वाली है। 0 से गिनती शुरू करोगे और 5 बार गिनना होगा तो 4 पे ही तो रुकोगे। आप मगर प्रिंट एफ में लास्ट में देखिए मैंने क्या लिखा, ARR ऑफ 5 को प्रिंट कर दो। तो मैं ARR ऑफ 5 को प्रिंट करूंगा ना, तो वहां से मुझे कैसी वैल्यू देखने को मिलेगी? जो गार्बेज वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि मेरी वैलिड लोकेशंस 0 से 4 तक की थी। तो कंपाइलर को मुझे बोलना चाहिए था ना कि सर कमरे तो 5 बुक किए हैं और ये 5वां, मतलब आपका तो लास्ट कमरा ARR ऑफ 4 है, आप ARR ऑफ 5 क्यों लिख रहे हैं? है ना। जावा ऐसा बोलती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इसको प्रॉपरली हैंडल किया है। वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऐसा देती है, मगर आई एम वेरी सॉरी टू से सी और C++ में ऐसा कुछ नहीं है। आपने एरे जितने बुक किए हैं कमरे, उन कमरों के अंदर अपने आप को कन्फाइंड रखना आपकी ड्यूटी है। अगर आप रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू से कमरों को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, कंपाइलर आपको कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशन है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। अब सवाल ये आता है, कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम में हमने कहीं पे एरे यूज किया है? तो कंपाइलर को सिखाया हुआ है डेनिस रिची ने कि भाई लाइन के ऊपर कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स मिल जाएं, लाइन पे कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि तुम्हारा सामना एरे नाम की चीज से हो रहा है। मीन्स यू आर डीलिंग विथ एन एरे। सो यू कैन सी हियर line 1 वी हैव एन एरे विथ हाउ मेनी रूम्स? 5 रूम्स। तो ये जो 5 लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स वैल्यू। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इस ऑपरेटर को स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलना ठीक नहीं लगता, इसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, बच्चे जैसे राउंड ब्रैकेट बोलते हैं तो राउंड ब्रैकेट को पेरेंथेसिस कहते हैं, पेरेंथेसिस बोला जाता है। उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो जैसे ही ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लाइन, किसी भी लाइन पे नजर आएगा तो कंपाइलर अलर्ट हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि उसका सामना एक एरे से है। फिर एक एरे डिक्लेयर कैसे होता है? तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कोड है जिसमें आपको अलग अलग तरह के अलग अलग डेटा टाइप वाले एरेज डिक्लेयर करने सिखाए गए हैं। पहला एरे जिसका कि नाम वॉइड मेन में फ्लोट डेटा टाइप है, नाम उसका ए है, और हमने 365 रूम्स बुक किए हैं। एक फ्लोट अगर 4 बाइट लेता है तो ये टोटल एरे 4 बाइट इंटू 365, जितनी भी स्पेस होगी उतनी मेमोरी ले लेगा। सेकेंड लाइन is an attempt to create a character array. Name of that character array is B, and there are 12 rooms, means you can store 12 different characters, one in each room. ठीक है, आप अलग अलग कमरों में 12 अलग अलग करेक्टर्स को रख सकते हैं। करेक्टर्स बोलें तो ABCDEFGH तो होता ही है, छोटा और बड़ा दोनों। स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, और इवन आपके नंबर्स को भी वो करेक्टर के फॉर्म में रख लेगा, फिर उनको करेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, नंबर की तरह नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ASCII वैल्यू का कन्वर्जन होता है। थर्ड लाइन creates an integer array, name of which is C, and there are 50 rooms in that array. मतलब 50 कमरों का एक एरे बनाएगा। और लास्ट वाला तो आपने डेप्थ वाला देखा ही है, इसमें आपके पास 10 कमरे हैं। ठीक है, तो ऐसे एरेज आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग में जब भी एरे की जरूरत पड़ेगी ना, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे? इंट सैलरी, वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता था। अब एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? इंट सी स्क्वायर ब्रैकेट्स 50, स्क्वायर ब्रैकेट्स 5, स्क्वायर ब्रैकेट्स 10, जितनी जगह चाहिए उतनी बना लो। ठीक है, यूज कैसे होता है वो आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे अभी। अब सवाल आता है कि एरे को एक्सेस कैसे करें? तो भाई देखो, अगर आपने 10 कमरे का एरे बनाया ना, तो आप राइट साइड पे डायग्राम देख सकते हैं, डेप्थ जो है वो 0 से 9 तक जा रहा है। ठीक है, तो 10 कमरों का एरे बनाओगे तो
पहला कमरा 0 से शुरू होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, किसी भी एरे का पहला इंडेक्स 0 से ही कंप्यूटर उठाएगा, और लास्ट जो होगा वो साइज -1. इफ साइज इज 10, लास्ट रूम विल बी 9, एंड देन यू कैन स्टोर आइटम्स, स्टोर डाटा इनटू इट. तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं. तो इस स्लाइड पे और कुछ खास नहीं, बस यही समझाने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से आपके 10 रूम्स होंगे, उनमें आप इंटीजर वैल्यूज रख सकते हैं. फिर बात आती है डेटा टाइप की. तो डेटा टाइप आप डिसाइड कीजिए आपको कैसा बनाना है. आपको मार्क्स एरे बनाना है तो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स अगर आपको लगता है वो डेसिमल वैल्यूज वाले होंगे तो फिर भाई इंट मत लेना, फिर फ्लोट मार्क्स ऑफ 5 ले लेना. यहाँ देखो एग्जांपल नंबर 1 में इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 5 लिखा है. मतलब किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर आपको लगता है कि वो 75.5 हो सकते हैं तो इंट नहीं लेंगे, फिर हम फ्लोट लेंगे, या हम डबल लेंगे, या हम लॉन्ग डबल लेंगे. ठीक है. तो वैल्यूज कैसी हैं ये सोचना तो आपका काम है, इसीलिए आपको डेटा टाइप पहले पढ़ाए गए. फिर नीचे देखिए कुछ और चीजें दी गई हैं. कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एक्टर्स करके ले लिया, कैर एक्टर्स. ठीक है. लॉन्ग डेटा टाइप वाला एक बिग एरे बना दिया हमने. तो ये सब डेटा टाइप्स अलग अलग आप सोच सकते हैं. इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे की अगर हम बात करें तो अगर सिंगल वैल्यू लेनी है तो सिंगल वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज एज, आप वेरिएबल लिखिए इक्वल टू सम वैल्यू लिखिए, ऐसा आप कर सकते हैं. मगर जब एरे बनाना होता है तो एरे बनाने के लिए आप इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं. नीचे आपको एक 3 लाइन कोड दिखाया है जिसमें हैश डिफाइन नम इक्वल टू 5 लिखा है. ये आपके लिए कुछ एक नई सी चीज होगी, आज पहली बार शायद कुछ बच्चे देख रहे होंगे इसको. मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, हैश डिफाइन की. आज तक आप हैश इंक्लूड लिखते आए हैं. हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था हेडर फाइल को इंक्लूड करने का. उसी तरह से ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसे डिफाइन डायरेक्टिव कहते हैं. और ये क्या काम करता है, इसमें आपने नम 5 लिखा है, ये इक्वल टू नहीं लगेगा, नम 5 लिखते हैं इसके अंदर. ठीक है. यहाँ पे एरर है, ये इक्वल टू हटा दीजिएगा, नम 5 लिख दीजिए. तो क्या होगा, जो आपने नीचे एरे बनाया उसमें जहां कहीं भी आपने नम लिखा होगा उसको वो 5 से बदल देगा. मतलब ये जो एरे बनेगा, मार्क्स येलो कलर में दिख रहा है आपको, उसमें कितने रूम्स होंगे, 5. अब आपके पास 5 रूम होंगे तो आप उसका इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, आप इस तरीके से एक कॉमा सेपरेटेड लिस्ट लिख सकते हैं 5 आइटम्स की. अब 5 कमरे हैं तो 5 आइटम बताना. अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं 4 बताऊं और 5वीं आइटम ना लिखूं, मान लो ये लास्ट 78 ना लिखूं, तो भाई आपके शुरू के 4 कमरों में ये चीजें आ जाएंगी और आखिरी कमरा खाली होगा, यानी उसमें गार्बेज होगा. आप एक एरे बनाते हो और उसको इनिशियलाइज नहीं करते हो तो उसके हर कमरे में गार्बेज होगा. बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ डाल ही नहीं रहे हैं तो गार्बेज ही होगा. तो आप वैल्यूज को रीड भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. जैसे कोई वेरिएबल था उसमें इक्वल टू 2 डाला, आप चाहते तो इसे रीड कर सकते थे या आप इनिशियलाइज कर सकते थे, आपकी मर्जी है. ठीक है. फिर आगे देखते हैं. व्हाट इफ वी डोंट इनिशियलाइज एन एरे. एक मिनट बेटा रुको, यहाँ ना कुछ शोर है, मैं वो चुप कराऊं जरा. सॉरी, यहाँ ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो लेबर के जो बच्चे होते हैं वो दिन भर मस्ती करने के लिए शोर मचाते हैं, तो उनको चुप कराना पड़ा. एनीवे, तो यहाँ पे बेटा ये बता रहे हैं कि अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पे एक एरे बनाया है मैंने, इंट मार्क्स ऑफ साइज लिखा. साइज कितना लिखा है मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, देखो इक्वल टू हट गया, यहाँ पे वो टाइपिंग में मिस्टेक थी. तो हैश डिफाइन साइज 4 मीन्स मुझे कितने मार्क्स रखने हैं, 4 कमरे रखने हैं. तो 4 कमरों का जो मैं एरे बना रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे क्या कोशिश की है, प्रिंट करने की कोशिश की है. पहला कमरा क्या होगा, मार्क्स ऑफ 0, फिर मार्क्स ऑफ 1, फिर मार्क्स ऑफ 2 और लास्ट क्या होगा, मार्क्स ऑफ 3. तो मैं प्रिंट एफ में मैंने क्या किया है, मार्क्स ऑफ आई को प्रिंट किया है. और आई को कैसे सेट कर दिया, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 3 तक. साइज तक नहीं जाएगा, लेस देन साइज लिखा है, इक्वल टू नहीं है. मतलब क्या वैल्यूज आएंगी आई में, फर्स्ट वैल्यू विल बी 0, सेकंड वैल्यू विल बी 1, देन 2 एंड देन 3. तो ये आई की जो वैल्यूज आ रही हैं, मैं उन एलिमेंट्स को प्रिंट करने की अगर कोशिश करूं तो क्योंकि मैंने एरे को इनिशियलाइज किया नहीं है,
वैल्यूज उसमें डाली नहीं है, तो ऑफ कोर्स सी बात है मेरे एरे में क्या होगा, गार्बेज। अगर मैं इस तरीके का लूप चला के प्रिंटिंग करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मेरी स्क्रीन पे क्या आएगा, गार्बेज। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पता नहीं क्या मीनिंगलेस वैल्यूज आ रही हैं, 16 420 4937। आपकी मशीन पे अलग आएंगी, मेरी मशीन पे अलग आएंगी, मैं जितनी बार रन करूंगा हर बार अलग मिल सकती हैं। तो लाइक ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, इफ वी डू नॉट इनिशियलाइज एरे एलिमेंट्स, दे कैन हैव एनी वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट एट दैट मेमोरी लोकेशन, एंड दैट वैल्यू विल ऑफ कोर्स बी अ मीनिंगलेस वैल्यू। तो उसको क्या कहेंगे, गार्बेज वैल्यू। तो एरे को बनाते समय उसको या तो इनिशियलाइज करो, अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ना। इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो आपको पहले बताया, रीड करने का काम रह गया है ना, रीडिंग भी सिखा देंगे। मगर यहाँ देखो, ना तो इनिशियलाइज किया ना ही रीडिंग की, सिर्फ प्रिंटिंग करने की कोशिश की। तो एरे को प्रिंट करने की अगर आप कोशिश करोगे तो उसमें गार्बेज मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पार्शली इनिशियलाइज का क्या मतलब है कि अब देखो एरे में कितने कमरे हैं, 4, मगर मैंने इनिशियलाइजर लिस्ट में क्या वैल्यूज रखी हैं, 3 वैल्यूज, फोर्थ वैल्यू नहीं दी। तो पहले 3 कमरों में तो मेरी डाली गई सही वैल्यूज आ जाएंगी, और फोर्थ कमरे में क्या होगा, आप देखिए क्या होगा, ऑल्सो सेट 0। इसने क्या किया, इसने ये देखो, ये फिर कंपाइलर डिपेंडेंट चीज हो जाएगी। अब कुछ कंपाइलर्स क्या करेंगे कि आपका ये जो अनइनिशियलाइज पोर्शन है ना, जो फोर्थ कमरा है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और कुछ कंपाइलर्स क्या करते हैं कि वो फोर्थ कमरे में आपको गार्बेज ही दिखाएंगे। तो आपके पास अगर 5 कमरे हैं तो पांचों को इनिशियलाइज करिए, आप कंपाइलर पर रिलाय मत कीजिए कि वो क्या करने वाला है। तो ये कंपाइलर डिपेंडेंट बिहेवियर होगा, इसलिए इस तरीके के रिस्क काम नहीं करेंगे। इफ यू हैव 4 रूम्स इन एन एरे, देन इट इज योर ड्यूटी टू इनिशियलाइज देम प्रॉपर्ली। आधों को इनिशियलाइज करके आधों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसा किया तो फिर कंपाइलर डिपेंडेंट बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। तो पूरा इनिशियलाइज करिए एरे को। एनीवे, अनदर वे ऑफ इनिशियलाइजेशन की बात करता है, मेंशनिंग द डायमेंशन ऑफ एरे इज ऑप्शनल। क्या इसमें बताने की कोशिश है, चलो अब बात आती है कि एरे के इनिशियलाइजेशन पे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि यहाँ देखो, आप को दिखाया है एक डेज नाम का एरे बनाया हमने, और उस डेज नाम के एरे में आप देखिए जनवरी में कितने दिन, फरवरी में कितने दिन, ऐसे कुछ मंथ के ना नंबर ऑफ डेज लिखे हैं। मगर एक चीज ध्यान दो, यहाँ के स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने साइज नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में साइज नहीं लिखा है। ये अलाउड होता है कब, जब आप अपने एरे को इनिशियलाइज करते हैं। मतलब अगर एक एरे बनाते हैं तो उसमें साइज का लिखना ऑप्शनल कब हो जाएगा, जब आप इनिशियलाइजर लिस्ट साथ में रख रहे होंगे। अगर आप इनिशियलाइजर लिस्ट नहीं रखेंगे तो साइज लिखना मस्ट एंड शुड है। इसको खाली कब छोड़ सकते हैं, जब आगे इनिशियलाइजर लिस्ट हो। बात समझ में आ गई या नहीं आई, बता देना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या काम किया, असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे। अब एक एरे में वैल्यूज कैसे असाइन हो सकती हैं, सम रॉन्ग मेथड्स ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे, नॉन वैलिड एरे असाइनमेंट्स क्या हो सकते हैं उनको देखना है। तो यहाँ पे एक ओ नाम का एरे लिया गया है जिसका साइज 5 है, उसमें 4 कमरे बनाए, ओके है। फिर एक वाई एरे बना दिया, और एक जेड एरे बनाया, मगर जेड एरे को बनाते समय देखो मैंने क्या गड़बड़ करी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में डायमेंशन नहीं लिखी। होप आप ये जेड एरे देख पा रहे हैं, इन जेड में स्क्वायर ब्रैकेट्स खाली हैं, और आप देखो इक्वल टू लगा के इनिशियलाइज भी नहीं किया गया है। तो भाई ना तो इनिशियलाइज कर रहे हो ना साइज बता रहे हो, तो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट जिसमें एरे बनाया जाए, ना तो इनिशियलाइज किया जाए ना ही साइज बताया जाए, तो नहीं चलेगा। ये परफेक्ट है, क्यों परफेक्ट है, क्योंकि साइज भी बता दिया और एलिमेंट्स भी रख दिए। भाई साइज 5 बताया, एलिमेंट्स कम रखे, ठीक है कोई बात नहीं। आपने 5 कमरे बुक किए, आइटम सिर्फ आप 4 रख लो, चल सकता है। 5वें कमरे में कुछ नहीं है, वहां गार्बेज या 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला काम भी चल जाएगा कि आपने एरे में 5 कमरे बनाए, मगर किसी में भी कुछ नहीं रखना चाहो, आपकी मर्जी, आप कुछ मत रखो, खाली कमरे आपने बुक कर लिए। मगर ये काम नहीं चलेगा, ना तो एलिमेंट्स बता रहे हो ना ही साइज बता रहे हो, तो कंपाइलर कहेगा कितने कमरे बुक करूं। तो इंट जेड खाली लिखना इज नॉट अलाउड, ये चीज समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, फिर देखो y इक्वल टू ओ, ये y इक्वल टू ओ करने की क्या कोशिश है, आप सोचते हो कि आपके o का जितना डाटा है, o में 5328 जो है वो y के अंदर चला जाए, तो आप अगर कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं तो ये नॉट अलाउड, ऐसे से काम नहीं होने वाला। मतलब
एक एरे के सारे एलिमेंट्स को आप सोचो, दूसरे एलिमेंट में डालना हो, दूसरे एरे में डालना हो, तो मैं एक एरे का नाम इक्वल टू दूसरे एरे का नाम लिख दूं तो ओ का समान वाई में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। फिर देखो, ये भी इनवैलिड है। आप यहाँ पे जो y और साइज और ऐसे o ऑफ साइज लिखेंगे, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि साइज के जितना तो कोई कमरा ही नहीं होता ना, आखिरी कमरा कितना होता है, साइज -1, तो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, फिर आप किसी भी कमरे के अंदर में इस तरीके से एलिमेंट्स डालने की कोशिश करेंगे, दीज आर इनवैलिड स्टेटमेंट्स, ऐसा कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होगा। होप आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं, जिसका टाइटल है असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे, some wrong methods of assigning values to arrays. Hope this सर slide is visible. बताओ सर। डाउट है तो डाउट पूछिए, स्लाइड दिख रही है कि नहीं पहले तो ये बता दीजिए। तो सर दिख रही है। यस सर। हाँ, अब डाउट पूछिए। सर जो पिछले स्लाइड में जो आपने बोला था कि हमने इनिशियलाइज नहीं किया, हाँ जी, मगर हमने वैल्यू पुट कर दी थी उसमें, तो वो वाला पूछना था। ये वाली स्लाइड, यस ये सर, इससे पीछे। ये यही सर, इसमें हमने हाँ, इनिशियलाइज तो नहीं किया, मगर हमने वैल्यूज पुट अंदर पुट कर दी, उसमें क्या होता सर? इसमें आपने गलत सुन लिया, या हो सकता है मेरे से स्लिप ऑफ टंग हुआ, मैं फिर रिपीट करता हूँ। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि कॉन्स्ट इंट डेज वाला है, उसमें आपने इनिशियलाइज बेटा कर रखा है, इसीलिए ये हाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स खाली छोड़ सकते हैं आप। कंपाइलर ये गिन लेगा कितनी वैल्यूज हैं, और वो अपने लिए ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे जहां मेरा कर्सर ब्लिंक मूव कर रहा है, सर। डेज के स्क्वायर ब्रैकेट खाली पड़े हैं, ये तब तक अलाउड है जब तक आपने आगे इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। अगर आप ये आगे इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे तो इस कमरे को खाली नहीं छोड़ सकते, स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी ही होगी। ठीक है, इस बात को आपको ये अगली स्लाइड पे भी समझा रहे थे कि यहाँ z देखो, बनाते समय z को बनाते वक्त ना तो इनिशियलाइज किया और ना ही यहाँ पे कुछ रखा, तो ये नहीं चलेगा। अब क्योंकि इनिशियलाइजर आगे गायब है, इसलिए z में वैल्यू क्या रखनी है वो आपको बतानी ही होगी। तो यहाँ पे कुछ इनवैलिड स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी चीजें जो लिखी हैं इसमें बहुत सारी चीजें इनवैलिड हैं, वो आपको समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से काम नहीं होता है। चलो, अब ये एरे बाउंड्स के बारे में स्लाइड क्या कहती है उसको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सी के अंदर एक, और सी प्लस प्लस में भी ये प्रॉब्लम है कि वो एरे का जो साइज होता है बेटा, उसको चेक नहीं करती है। मान लो आपने 5 कमरे बुक किए और आप 6th रूम को में सामान रखने की कोशिश करोगे ना, कंपाइलर कहेगा रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या वो कमरा आपके लिए बुकड होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपने ARR ऑफ 5 बोला, तो आपके लिए कमरे क्या बुक हो जाएंगे? 0 से लेके 4। ARR ऑफ 10 बोलोगे तो क्या कमरे बुक हो जाएंगे? 0 से 9। मगर किसी बच्चे ने ARR ऑफ 5 लिखा, मतलब कमरे तो बुक किए 5, और ARR ऑफ 7 के अंदर कोई सामान रखने की कोशिश की, तो कंपाइलर कुछ नहीं बोलता है। सी कंपाइलर विल नॉट चेक द बाउंड्री ऑफ योर एरे, सो इट इज प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो वो ऐसा काम नहीं करता है, तो थोड़ा आपको संभल के चलना होगा। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जिसमें से बताता है कि कुछ वैलिड हैं और कुछ इनवैलिड हैं। यहाँ पे आप देखिए, फ्लोट जहां से एरे बनना शुरू हुआ, A1 जिसमें कि 5 लिख दो चलेगा। आप A2 एरे बना रहे हो जिसमें आपने मैथमेटिक्स लिखी है अंदर, कुछ 5 इंटू 2 प्लस 1। होप आपको ये स्लाइड नजर आ रही है, हाँ या ना? इसमें 5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 10, और 10 प्लस 1 11। तो वो A2 एरे में 11 कमरे बुक कर देगा, वो कैलकुलेशन आपके लिए कर देगा। 5 इंटू 2 प्लस 1 वो कर लेगा, उसे कोई एतराज नहीं है इस काम में। ठीक है, A3 एरे में आपने क्या कहा, जितना साइज ऑफ इंट हो, साइज ऑफ इंट हो सकता है 2 बाइट है, 2 प्लस 1 3 होते हैं, तो 3 कमरे बुक कर देगा, मतलब थर्ड स्टेटमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, आपने बोला एक A4 एरे बना दो और उसमें साइज कितना बोला? -4। तो नेगेटिव साइज आप नहीं बता सकते, साइज का 0 से ज्यादा होना जरूरी है। उसी तरह से A ऑफ 5 में 0 लिख दोगे, अलाउड ही नहीं है, 0 नहीं हो सकता, साइज कुछ तो होगा ना। ठीक है, 2.5 नहीं बोल सकते। 2.5 क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कमरे, 2.5 कमरे बुक नहीं होते हैं, 2 ही बुक होते हैं या 3 बुक होते हैं, 2.5 क्या होता है? ऐसा भी अलाउड नहीं है। अब नीचे वाले में क्या किया मैंने, 2.5 का इंटीजर पोर्शन कहा, वो देख लो, तो वो 2 होता है, इसलिए अलाउड है। ठीक है, फिर नीचे देखो, A8 और A9, आखिरी दो एरेस को बनाते वक्त मैंने N और M यूज किया है, जबकि मैं NM को ऊपर वैल्यू भी दे चुका हूं, मगर ये क्यों नहीं चलेंगे? कोई बता सकता है?
A8 में n का लिखा हुआ होना, n में तो वैल्यू 5 डाल दी ना, रीडिंग नहीं कर रहे हैं, वैल्यू ऑलरेडी 5 डाल दी है, तो ये तो चलना चाहिए ना। सर डेटा टाइप अलग है। n का डेटा टाइप क्या है? इंट 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 है ना। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या फ्लोट वैल्यू लिख सकती हो बेटा? आप A6 को ध्यान से देखिए, ऊपर A6 एरे जो बना था जिसमें 2.5 लिखा था, तो वहां फ्लोट लिखना तो अलाउड ही नहीं है ना, लिखना तो वहां इंटीजर वैल्यू ही है। यस और एन कैसा है? इंटीजर टाइप है। मगर फिर भी ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा ये पूछना है मुझे आपसे। फ्लोट तो लिखते ही नहीं है, एन कैनॉट बी फ्लोट, एम कैनॉट बी फ्लोट, एन और एम को इंटीजर ही होना होगा। 2.5 कमरे, 3.25 कमरे ऐसे बुक नहीं होते हैं। अब ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एन में जो 5 आपने डाला, एन के अंदर क्या वैल्यू है इसकी जांच तो रन टाइम पे ही हो सकती है ना। कंपाइल टाइम पे तो क्या नजर आएगा? एन का डेटा टाइप जो कि इंट है। अब एन के अंदर 5 है कि 50 है कि -5 है, इसकी एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रोसेसर की जरूरत होगी, और प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टाइम पे ही हरकत में आएगा, उससे पहले तो कंपाइल टाइम चल रहा है। और एरे कब बनता है? कंपाइल टाइम पे स्टैटिक एलोकेशन। एरे के नंबर ऑफ कमरे कब बुक करने होते हैं? कंपाइल टाइम पे। उसके बाद आता है लिंकिंग लोडिंग वाला टाइम, फिर आता है एग्जीक्यूशन टाइम। तो कंपाइल टाइम पे एरे के अंदर कितने कमरे चाहिए, ये चीज एन में क्या पड़ा है हमें क्या पता क्या पड़ा है, कंपाइलर आपको करने ही नहीं देगा। जैसे ही आप A8 आखिरी दो A8 और A9 को बनाने की कोशिश करेंगे, कंपाइलर कहेगा एन और एम में क्या वैल्यू है ये मुझे नहीं पता है, और मैं कमरे कैसे बुक करूं, तो वो एरर दे देगा आपको। तो कुछ चीज़ें अलाउड हैं, कुछ चीज़ें नहीं अलाउड हैं, वो समझाने के लिए ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आ गया आप एक बढ़िया सा प्रोग्राम, इसको बस फटाफट देखते हैं, फिर सेशन आज का ख़त्म करेंगे। इस प्रोग्राम में देखिए आपको एक एरे बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको बोला गया 5 सब्जेक्ट के मार्क्स डालो और उनका एवरेज निकाल के दिखाओ। देखो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए आप मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5 नाम के 5 वेरिएबल बना सकते थे, मगर उस काम से बचने के लिए हमने क्या किया, मार्क्स ऑफ साइज नाम का एरे बना दिया। और साइज कितना है? 5, यानी 5 मार्क्स आ सकते हैं। सम होल्ड करने के लिए एवरेज कैसे निकालते हो? पहले कमरे के नंबर को जोड़ोगे दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, सबका जो टोटल आएगा वो एस में मंगा लेंगे, और उस टोटल को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज निकल आएगा। ऐसे ही तो एवरेज निकालना सीखा है। तो करना क्या है, ये जो एरे बना, सबसे पहले यूजर को बोलेंगे, प्रिंटफ डाल देंगे कि 5 सब्जेक्ट के नंबर डालो। अब यूजर को जैसे ही ये मैसेज मिलेगा, यूजर 5 मार्क्स एंटर करेगा। तो वो जो 5 मार्क्स यूजर एंटर करने वाला है, उसके लिए मैं स्कैनएफ में %d लगा के m% मार्क्स ऑफ आई को रीड कर रहा हूँ। आप चाहते तो यहाँ पे कैसा स्कैनएफ लिख सकते थे, स्कैनएफ %d 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 5 बार %d लगाते, फिर एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ 0 कॉमा एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ 1 एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ 2, ऐसा कर करके लिखते तो लंबा सा स्कैनएफ तैयार होता। तो मैंने मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3 नहीं लिखा, मार्क्स ऑफ आई लिख दिया, क्योंकि आई की वैल्यूज क्या होंगी, पहली बार लूप चलेगा तो आई 0 होगा, यानी मार्क्स ऑफ 0 यानी पहला कमरा रीड होगा, फिर मार्क्स ऑफ 1 रीड होगा, फिर आई 2 हो जाएगा तो मार्क्स ऑफ 2, फिर मार्क्स ऑफ 3, फिर मार्क्स ऑफ 4 रीड हो जाएगा। जब आपने पांचों कमरों का सामान रीड कर लिया, तो आप क्या है, आप उसको चाहें तो यूजर को एक लूप चला के प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लूप चला सकता हूँ और प्रिंटिंग करके दिखा सकता हूँ कि मेरे पांचों कमरों में क्या मार्क्स एंटर हुए हैं। उसके बाद ये प्रिंट कराना वैसे कोई जरूरी चीज नहीं है, मगर आप चाहो तो आप प्रिंट करा के दिखा सकते हो कि सर आपने ये 5 सब्जेक्ट के नंबर डाले हैं। और अब एक लूप चलाऊंगा 0 से साइज तक, और क्या करूंगा, हर मार्क्स ऑफ आई को एस में जोड़ता रहूंगा। पहले मार्क्स ऑफ 0 को एस में जोड़ूंगा, फिर मार्क्स ऑफ 1 को, फिर मार्क्स ऑफ 2 को। सारा जो एस है वो जब जुड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको साइज यानी 5 से डिवाइड कर दूंगा, और ऐसा करते ही मेरे पास एवरेज निकल के आ जाएगी। ये फ्लोट क्या है, टाइप कास्टिंग, क्योंकि इन एस एक इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है, साइज भी इंटीजर टाइप है, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट एवरेज वाला सही नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको टाइप कास्ट करना मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क्या होता है टाइप कास्टिंग। तो एवरेज निकाल लीजिए और उसको प्रिंट कर दीजिए। इस कोड को आप रन कर सकते हैं, रन करके खुद देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। किसी को अभी तक यहाँ पे कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए कि सर अभी ये चीज़ नहीं समझ में आई, टाइप ऐसा कुछ है तो बताइए। नहीं तो आज के लिए मेरी तरफ से यही है, फिर आगे के सेशंस में नई चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊंगा।